हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए आर्टिकल के साथ। स्टार्ट करने से पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक दो दिन मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने नहीं कवर किया आर्टिकल को। आज से फिर से कंटिन्यू करंट अफेयर्स को हम लोग सीखेंगे और रोज़ एक बहुत अच्छा आर्टिकल आपके सामने मैं लेके आऊँगा जो आपके यूपीएससी के लिए ही नहीं, स्टेट पीसीएस के लिए ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और एग्ज़ाम की बात को यदि हम हटा भी दें तो आपके सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है उसका हेडिंग आपको दिख रहा होगा कि द जॉब क्रंच एंड द ग्रोइंग फायर्स ऑफ नेटिविज्म। द जॉब क्रंच का मतलब ये हुआ कि जहां पे जॉब की कमी हो गई हो, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस आ रही हो, और उसके आगे जो लाइन लिखता है कि द ग्रोइंग फायर्स ऑफ नेटिविज्म, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। ग्रोइंग फायर्स ऑफ नेटिविज्म का मतलब ये हुआ कि सन ऑफ सॉयल जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बहुत पहले करने की कोशिश करी थी, कर्नाटका में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मध्य प्रदेश में भी कभी इस तरीके की बात की गई थी कि वहाँ के जो लोकल हैं, जो सन ऑफ सॉयल हैं, उनको जॉब्स ज़्यादा दी जाए। और यही कहानी यहाँ पे भी हरियाणा वाले जो बिल में है उसी बात को लेके राइटर लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और वर्ल्ड हिस्ट्री से इस चीज़ को रिलेट किया गया है। आप ध्यान से सुनिएगा। पहला लाइन ये कहता है गवर्नमेंट हैज रिसेंटली पास्ड लेजिस्लेशन। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि यहाँ पे जो जॉब की अवेलेबिलिटी होगी, जॉब की जो प्रायोरिटी होगी, वो सबसे पहले यहाँ का जो सन ऑफ सॉयल है, जो यहाँ का लोकल लोग है, उसको सबसे पहले जॉब दी जाएगी और उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई है। मजे की बात यह है, या यूं कहें कि आश्चर्य की बात यह है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जहां पे 50,000 तक सैलरी है, वहां पे भी ये चीजें लागू होंगी। इसके बारे में हमने बहुत सारा क्रिटिसिज्म देख लिया था पिछले आर्टिकल में, तो उसी के आधार पे ये आर्टिकल लिखा गया है कि हरियाणा की कैबिनेट ने, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रूल पास किया है जिसमें यह कहा गया है कि वहाँ के जो लोकलाइट्स होंगे, जो लोकल लोग होंगे, उनके लिए रिजर्वेशन दे दिया गया है जॉब में। ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसको हम आगे की लाइन में समझ सकते हैं। पहला देखिए, लिखता है सेंटर्स फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये एक डेटा है दोस्तों, CMIE, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इस डेटा ने ये बोला है कि पूरे कंट्री में, इंडिया के सारे स्टेट्स में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हरियाणा स्टेट में हैं। इस डेटा के अनुसार, इस डेटा पे यदि रिलाई किया जाए, और रिलाई करना जरूरी भी है क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है इस डेटा में कि सबसे ज्यादा जॉबलेस लोग ऑल ओवर इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जॉबलेस लोग आपके हरियाणा में हैं। तो और इसमें कहा यह जा रहा है कि 80% वुमेन, अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा खूबसूरत डिफिनेशन लिखा हुआ है 9th क्लास की बुक में कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, एनी पर्सन हु वांट टू डू द वर्क बट अनेबल टू फाइंड द जॉब और अनेबल टू फाइंड द वर्क। एक ऐसा इंसान जो जॉब करना चाहता हो लेकिन जॉब उसको मिल नहीं पाता हो। उसी का सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है कि हरियाणा में 80% ऐसे वुमेन हैं जो काम करना चाहती हैं और उनको काम नहीं मिला है। मतलब 80% वुमेन जो हैं वो जॉबलेस हैं। इसके साथ साथ जो ग्रेजुएट लोगों की बात करें तो जितने भी ग्रेजुएशन कर लिए हैं लोग, जैसे मान लीजिए 100 लोग हरियाणा गवर्नमेंट में, हरियाणा स्टेट में 100 लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, जिसमें 50 लोग जॉबलेस हैं, 50 लोग जॉबलेस हैं। इसमें लिखता है हाफ ऑफ ऑल ग्रेजुएट्स आर जॉबलेस। जितने लोग ग्रेजुएट हैं उसमें से आधे लोग जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको कोई जॉब नहीं है। बहुत फ्राइटिंग फिगर है ये सब। उसके बाद लिखता है 11 आउट ऑफ 18 मिलियन वोटर्स। 18 मिलियन वोटर्स में 11 मिलियन वोटर ऐसे हैं जिनको रेगुलर जॉब नहीं है। ये भी एक फ्राइटनिंग स्टैटिस्टिक्स है कि 18 मिलियन वोटर्स में से 11 मिलियन वोटर्स जो हैं उनके पास कोई रेगुलर जॉब नहीं है। तो अब आपको मैं बताऊं कि वर्ल्ड हिस्ट्री यदि आप पढ़ेंगे या कभी ऐसा मौका आया तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा आपके सामने। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें सोशल रिवॉल्यूशन आया इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिया गया था, उनको वोटिंग राइट्स नहीं था। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद और भी कोई रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको साफ साफ दिखेगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब इनजस्टिस की तरफ जा रही थी और इसी वजह से लोग उनके सामने खड़े हो गए। तो यही सेम कहानी है कि जब ऐसी कंडीशंस आ जाती है
तो एक सोशल रिवॉल्यूशन होता है। और जब ये सोशल रिवॉल्यूशन होता है तो कार्ल मार्क्स का वो थ्योरी भी डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म काम आ जाती है कि सीधे सीधे पॉलिटिकल अपहीवल्स हो जाता है कि इतना ज़्यादा ये लोग डिससैटिस्फाइड होते हैं कि ये कंप्लीट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देते हैं। तो ये हरियाणा की सरकार बहुत अच्छे से जानती है। यदि हरियाणा सरकार ने कुछ जिसकी भी गवर्नमेंट रही हो, जिसकी भी पॉलिसी रही हो, लेकिन ये सबसे बड़ा फेलियर है कि 80% विमेन्स आर जॉबलेस राइट नाउ। दे वांट टू डू द वर्क बट दे आर अनेबल टू फाइंड द प्रॉपर वर्क। तो 80% विमेन ही नहीं है। आप उसके आगे का डेटा देखिए, जो हाफ ग्रेजुएट्स हैं, जितने लोग वहां पे ग्रेजुएशन कर लिए हैं, हाफ लोग जो हैं, जो उसमें से 1/2 जो ग्रेजुएट लोग हैं, जैसे 100 लोग हैं तो 50 लोगों को जॉब नहीं है। इसके साथ साथ वोटर की यदि बात करें तो 18 मिलियन वोटर्स हैं, जिसमें 11 मिलियन वोटर्स के पास कोई रेगुलर जॉब्स नहीं है। यदि ऐसी कहानी रह गई तो सोशल रिवॉल्यूशन आने में टाइम नहीं लगेगा। और इस बात को भली भांति हरियाणा सरकार ने जांच लिया, पड़ताल कर लिया, और इसी वजह से एक ऐसा कहें कि आउट ऑफ कंपल्सन, ये आउट ऑफ चॉइस ये एक्ट नहीं आया है, ये मजबूरी है। यदि ये नहीं करते तो हो सकता है कि ये एपिसोड रिपीट हो जाता जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम बहुत पहले देख चुके हैं, और उसके बाद सिनारियो जो होता उसका उम्मीद लगाना बहुत मुश्किल है। तो सोशल रिवॉल्यूशन ऐसी ही कहानी, ऐसे ही कंडीशन में आ जाता है, और इसके बाद क्या होता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को वो लोग हटा देते हैं, कंप्लीट हटा देते हैं। तो ये चीज़ है, और यही सेम चीज आपको देखने को मिलेगा कि इसी पैटर्न पे झारखंड ने भी एक अपने कैबिनेट में बिल पास कर दिया है, जिसमें वहां के लोकल लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ तमिलनाडु की एक पार्टी है डीएमके, इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसी बात कही है कि जब ये पावर में आ जाएंगे, जब सत्ता में आ जाएंगे, तो ये भी कुछ इस तरीके का प्रयोजन करेंगे जिससे जो लोकल लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा जॉब मिल सके। तो फैक्टर्स ऑफ जॉब क्रिएशंस की यदि हम बात करें तो इसमें स्टेट का रोल बहुत कम होता है। स्टेट का रोल कहने का मतलब कि सपोज दैट कि कोई बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि अमेजन ने एक अनाउंस किया था कि अपना जो सेकंड बड़ा ऑफिस है वो यूएसए में डालेगा। तो इसके बाद अमेजन को, अब चूंकि यूएसए का नाम ही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो जितने प्रोविंसेस थे, 50 स्टेट्स हैं वहां पे, तो 50 स्टेट्स ने अलग अलग तरीके से उसको अपना बताने लगे कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको बिजनेस किस तरीके से और ज्यादा इजी और इफेक्टिव हो जाता है, इस पे सारे प्रोविंसेस मिलके अलग अलग तरीके से उसको बुलाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होगा यदि अमेजन के ऑफिस का, तो डेफिनेटली ये एरिया डेवलप करेगा। तो इसीलिए हर प्रोविंस ये चाहता था कि हम अपनी तरफ बुलाएं। यही सेम कहानी यदि इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में कहानी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है जीएसटी लगाने से, कि स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म हो गई है। स्टेट के पास अधिक से अधिक यही फैसिलिटी होती है कि वो जो रेट, जो टैक्सेज हैं उसमें कुछ कंसेशन कर दें, लेकिन वो चीज़ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनसे छीन लिया है। और इसके आगे देखिए लिखता है व्हाट स्टेट्स कैन डू। स्टेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये हाई क्वालिटी ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। इसके साथ साथ एबिलिटी टू प्रोवाइड लैंड, काफ़ी कम रेट पे ज़मीनें दी जा सकती हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी कभी कभी ऐसा होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स यदि वो जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं। हो सकता है कि आगे चल के बिजनेस इतना फ्लरिश हो कि वो स्टेट ऐसे ही बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा। स्टेट जो नहीं कर सकता है उसकी बात की जा रही है कि सोशल प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट कैनॉट बी रीटूल्ड। ये बहुत बड़ी बात है कि स्किल डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो स्किल डेवलपमेंट रातों रात नहीं होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। ये कहानी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं इस कोट को, कि स्किल डेवलपमेंट में डिकेड्स लग जाता है। केरला आज के डेट में 96 या 95 लिटरेसी रेट हुआ है, और हम बिहार और अरुणाचल में 65 पे खेल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि केरला कुछ ही दिनों में कर लिया, ये भी स्किल डेवलपमेंट जो उसने किया है उसमें बहुत टाइम लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि अमेजन अपनी कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश करेगी हरियाणा में या बिहार में या अरुणाचल में या किसी भी स्टेट में, तो वहाँ पे वो स्किल भी देखेगी। तो अब यही लिख रहा है इसमें कि सोशल प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी रीटूल्ड इमीडिएटली, मतलब बहुत जल्दी एक रात में हम स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए डिकेड्स लगता है। यदि ओवरऑल इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट करें, पूरे स्टेट का स्किल डेवलपमेंट करें, तो
इट कैनॉट बी रीटूल इमीडिएटली, बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, इसमें कम से कम समय लगेगा। तो इसमें तो स्टेट नहीं कर सकता है कि हरियाणा ये नहीं बोल सकता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर हैं या सेमी स्किल्ड लेबर भी हैं, आप आ जाइए। इसके लिए तो इनको स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम इनिशिएट करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि फिस्कल ऑटोनॉमी इनकी आपने छीन लिया। फिस्कल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि जब जीएसटी नहीं था तो स्टेट के अंडर में भी बहुत सारे टैक्सेस इंपोज करने की पावर थी, ऑटोनॉमी थी, लेकिन इन्होंने जीएसटी लगा दिया तो अब स्टेट के पास ये पावर भी खत्म हो गया। तो अब स्टेट ये भी नहीं कह सकते हैं बेचारे कि आप आ जाइए यहाँ पे, हम आपके टैक्स में कंसेशन कर सकते हैं। टैक्स में कंसेशन तो तब करते जब टैक्स लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होती, वो भी उन्होंने ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये दो चीज़ तो नहीं कर सकता है स्टेट। तो अब एग्लोमेरेशन इफेक्ट की यदि हम बात कर लें तो एग्लोमेरेशन इफेक्ट क्या है कि आपको एक एग्जाम्पल के तहत मैं इस इफेक्ट को समझा देता हूं। थोड़ा टेक्निकल है, शायद डेफिनेशन बोल दूंगा तो नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि अमेजन जो है वो उसने अपना एक ऑफिस सेटअप किया है कर्नाटका में, वॉलमार्ट भी अपना ऑफिस इंडिया में लगाना चाहता है। अब इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो वॉलमार्ट राजस्थान के रेगिस्तान में तो नहीं जाएगा, इट्स वेरी मच कॉमन। वो ट्राई करेगा कि कर्नाटका में ही स्टैब्लिश करें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अमेजन वहां पे है, एक बिजनेस इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका है। मतलब जो सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन कर्नाटका। तो देयर आर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट वॉलमार्ट विल ऑल्सो एस्टैब्लिश देयर ऑफिस इन द कर्नाटका स्टेट ओनली। कहने का मतलब कि जहां पे उनको सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, जहां पे उनके बिजनेस इकोसिस्टम का सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि यहां पे हम लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पे पब्लिक मिल जाएगी, यहां पे कस्टमर्स मिल जाएंगे, यहां पे ऑफिसेज हैं, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन है, यहां से रॉ मटेरियल ऑलरेडी इजीली अवेलेबल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है। तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी स्टेट को चूज नहीं करेगा, वो कर्नाटका को ही चूज करेगा, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी जगह बना दिया है अमेजन ने। तो इसी को एग्लोमेरेशन इफेक्ट कहते हैं कि आप कंप्लीट इकोसिस्टम देखते हो। कोई भी बिजनेसमैन कहीं पे भी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करता है तो पहले इकोसिस्टम देखता है कि वहां पे इस चीज को लगाने के बाद क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। उसको फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब यही होता है कि वो देखता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर लोकेशन इज फिजिबल और नॉट इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ मेनी पैरामीटर्स, इन टर्म्स ऑफ मेनी डायमेंशंस, इन टर्म्स ऑफ मेनी इक्वेशंस। तो एग्लोमेरेशन इफेक्ट यही है और यही सबसे बड़ा वजह बनेगा जिसकी वजह से इंटर स्टेट इनइक्वालिटी हो जाती है। मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं और हमारे स्टेट में बहुत कम कंपनीज हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि हम लोग वैसा इकोसिस्टम प्रोवाइड ही नहीं करा पाते हैं कि कोई कंपनी आके वहां पे इन्वेस्ट करे। और यही सबसे बड़ी वजह बनती है जिससे हम कहते हैं कि देयर इज ए वाइड डिफरेंस बिटवीन केरला एंड बिहार, बिटवीन केरला एंड अरुणाचल, बिटवीन केरला एंड उड़ीसा, बिटवीन केरला एंड बंगाल, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आप पढ़ेंगे, जो पैरामीटर आपको समझ में आता है सब में वो आगे है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अब जब सारी की सारी कंपनी कर्नाटका में ही आ जाएंगी तो कर्नाटका फ्लरिश करेगा, बिहार तो करेगा नहीं, अरुणाचल तो करेगा नहीं, बंगाल तो करेगा नहीं, उड़ीसा तो करेगा नहीं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है और ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि सोशल रिवोल्यूशन लेके आ जाए, पॉलिटिकल अपहीवल्स लेके आ जाए। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट को एक सजेस्टिव अप्रोच मेरी तरफ से ये है कि उनको कुछ ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए जिससे कुछ ऑटोनॉमी आप स्टेट्स को भी दे दें, ताकि स्टेट बाय हुक और क्रुक किसी भी तरीके से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। एक उनके पास हथियार था जो टैक्स की बात थी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स को इंपोज करना, टैक्स को कलेक्ट करना, वो चीज भी आपने उनसे ले लिया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है जिसके थ्रू वो जो कोई बाहर की कंपनी आती हो उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो यदि उनको फिस्कल फ्रीडम नहीं दिया जाता है तो इसी तरीके से जैसे हरियाणा ने अभी अपना एक रूल लेके आए कि अब वहाँ के लोकल लोगों को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा जॉब पे, वही सेम चीज़ झारखंड कर दिया, तमिलनाडु का डीएम के पार्टी ने ऑलरेडी कह दिया है। तो जाहिर सी बात है कि सब लोग ऐसे ही धीरे धीरे करेंगे और इससे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, एक बहुत बड़ा डिवीजन क्रिएट हो जाएगा हमारी अपनी ही सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं फिस्कल ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है स्टेट्स को, तभी हम एक बेटर सोसाइटी क्रिएट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।